क्योंकि अंधे होके तुम धार्मिक वैमनस्यता को आधार बना करके अगर पॉलिटिक्स करोगे, जिसमें शिक्षा नहीं होगा, जिसमें स्वास्थ्य नहीं होगा, जिसमें रोजगार नहीं होगा, जिसमें बराबरी नहीं होगी, समानता नहीं होगी, स्त्री पुरुष समानता नहीं होगी, सब वर्ग की समानता नहीं होगी, तो तुम्हारा रिजल्ट ऐसा ही होगा कि आपस में लोग एक दूसरे को 10-20 गोली मार देंगे, कोई पता चलेगा कोई किसी का मूरी काट दिया, नहीं समझे। ब्रेन वॉश किया गया पिछले 5-7 सालों में। विभिन्न प्रकार की सेनाओं का गठन आप देखते हैं, रावण सेना, सीता सेना, जानकी सेना, राम सेना, हनुमान सेना। बताइए इसका कोई तुक है? अकेला कोई नहीं है। इससे ये सबसे खतरनाक नशा है। धर्म से ज़्यादा बड़ा कोई नशा नहीं है। और इसका पिछले 100 साल का इतिहास आप देख लीजिए, दुनिया में जितना बड़ा हत्याकांड हुआ उसमें धर्म का सबसे बड़ा हाथ रहा है। तो धार्मिक रूप से लड़ाई तो ये हमारे समाज की सच्चाई है। खातिर है इन्होंने पूरा एक ये गेम स्ट्रक्चर किया है कि एक धार्मिक रायता फैलाओ। इसमें अपने सरकारी गांव के लोग निरीह हैं, कम पैसे वाले लोगों के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, इनको समझ कम है, इनके पास अच्छी किताबें नहीं है, इनके पास स्कूल नहीं है, इनको बहुत सारी बातें समझ, कोई पढ़ाने वाला बताने वाला नहीं है, तो इनको दिग्भ्रमित करो। बताओ, देखो तुम्हारा धर्म खतरे में है, देखो तुम्हारे समाज में तुम ही अल्पसंख्यक बन जाओगे। ये कर करके आपने एक ऐसा ग्रुप तैयार कर लिया राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए, और कर भी लिया। आपको वोट लेना था, आप 2 बार आपने वोट भी ले लिया, सरकार भी बन गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मिथिला दस्तक पर आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हमारे साथ प्रोफेशनल कांग्रेस आईटी सेल के अध्यक्ष रणधीर झा हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। नमस्कार। और आज हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से मोहम्मदपुर जो हत्याकांड हुई है, उस हत्याकांड पर आज की परिस्थिति किस प्रकार की है और आने वाले समय में मिथिलांचल में इस घटना का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपका स्वागत है रणधीर झा। सकता है हमारे लिए ये हत्याकांड बहुत मायने इसलिए रखता है कि जो तथाकथित लोगों में जो प्रचार किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग या अन्य लोग, और उसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है कि 90 के दशक के बाद जो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा था, जो कानून व्यवस्था की लोग आलोचना करते हैं कि लालू जी के ज़माने में बिगड़ा था, हम अगर उस समय को भी गौर से देखते हैं तब भी हमारा मिथिलांचल शांत था। मतलब वो तब हत्या या लूटपाट या अपहरण जो हो रहा था, उससे मिथिलांचल पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा नहीं। ऐतिहासिक तौर पर हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं। मिथिलांचल की जो पहचान है वो बुद्धि की पहचान है, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तर्क करने वाले लोग हैं, विमर्श करने वाले लोग हैं, बहस करने वाले लोग हैं। हिंसा से लड़ के ऐसा हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है। और ये मैंने कहा कि जब जंगल राज की बात होती है, उस ज़माने की बात होती है, तब भी आप मधुबनी और दरभंगा में ऐसा कोई बहुत बड़ा कांड या हत्या नहीं सुनेंगे। देखेंगे कि यहाँ शांत था, यहाँ लोग महिलाएं 9 से 12 पिक्चर देखने जाती थी, यहाँ कॉलेज स्कूल खुला रहता था, मार्केट खुला रहता था, यहाँ कोई अपहरण की घटना ऐसी नहीं होती थी। तो ये ऐसा क्या हो गया कि अब जबकि सामान्यतः कानून व्यवस्था अन्य प्रदेशों में और अन्य जगह पर ठीक है, मिथिलांचल जो है वो मगध और भोजपुर के रास्ते पर जा रहा है। तो हमारे लिए चिंताजनक बात, और विशेषकर मोहम्मदपुर हत्याकांड को अगर आपको देखें, और इससे भी एक और कुछ दिन पहले एक हुआ था बासोपट्टी में, जब एक मूक बधिर महिला के साथ बलात्कार हुआ था और उसके साथ बड़ा मतलब हिंसक घटना हुई थी। ऐसे ही दरभंगा में मैंने देखा था, एक दलित महिला के लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। तो ये सब जो घटनाएं अब मिथिलांचल में दिख रही हैं, ये थोड़ा सा चिंतित करता है। मतलब एक शांत समाज, ऐसा सोसाइटी जो कि शिक्षा की ओर जाए, जो काम करने वाला हो। हम लोग माइग्रेशन वाले लोग कहे जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाके नौकरी करते हैं, लड़ने वड़ने में कम विश्वास करते हैं। जो करते भी हैं वो राजनीतिक संघर्ष रहता है कि एक जाति दूसरी जाति से अगर बात भी करती है, लड़ती है, तो पॉलिटिकल विमर्श रहता है। दलित का अगड़े से या पिछड़े से या अल्पसंख्यक से बतकट जरूर होता है, लेकिन ऐसा हिंसक चिंता की बात है। और ये थोड़ा सा डरावना भी है। हम लोगों को समाज के तौर पर सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा की ओर कदम आगे बढ़ा चुके हैं, और ये चिंताजनक है। मेरे हिसाब से बहुत चिंताजनक है। प्रबुद्ध लोगों को, सब समाज के सब वर्ग को मिल बैठकर सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे जा कहाँ रहे हैं, हमारा ये जनरेशन कर क्या रहा है। हमारा जो हज़ारों साल का हमारा जो आप देखें जो परंपरा है, वो उसके बिल्कुल ये खिलाफ है। हिंसा और का मिथिलांचल में बहुत ज़्यादा जगह है नहीं, और अब तो मतलब ये ऐसा विभत्स
कि मतलब रोए खड़े हो जाएं, महिलाएं, बच्चे अनाथ, तो अब क्या कह सकते हैं। ये शर्मनाक है और हम लोगों के लिए बहुत ही चिंता की बात है। तो जिस प्रकार की घटना मोहम्मदपुर में हुई है, ये इसको एक प्रकार से उदाहरण के रूप में कह सकते हैं, या ये एक प्रकार से प्रोजेक्ट किया जा रहा है मिथिलांचल में, जो आज से पहले इस प्रकार की नृशंस घटनाएं नहीं घटी थी। छिटपुट की घटनाएं हुई थी, लेकिन जिस प्रकार से क्रमबद्ध जो यहाँ पिछले 4-5 साल में हुई है, जैसे कि आपको पता होगा कि पटना पंडौल के नज़दीक जो गांव है वहाँ भी एक घटना घटी थी। तो इस प्रकार की घटनाएं, जैसे कि आप बासोपट्टी की चर्चा किए हैं, तो ये किस ओर हमारे समाज को ले जाने की बात, या ये कब से प्रारंभ मिथिलांचल में हो रही है? देखिए, अगर आप 2010 और 11 के बाद की स्थिति देखें तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। सरकार कहती है, गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट, इन्होंने मोटा मोटा जो जिम्मेदारी वाला क्षेत्र है उससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। हेल्थ इलाज कराना है आपको तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई बढ़िया इलाज होगा नहीं, आप लाखों करोड़ों खर्च करिए निजी में। शिक्षा करना है तो आपको अपने बच्चों को, हमारे ज़माने तक सब सर्वश्रेष्ठ स्कूल सरकारी स्कूल होते थे, अब सर्वश्रेष्ठ स्कूल क्या, साधारण सामान्य घटिया स्कूल प्राइवेट स्कूल होते हैं। सरकार जो अपना क्षेत्र था एजुकेशन हेल्थ, उससे भी पीछे हट रही है। जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, हमारे देश का जो डेमोग्राफी है वो बता रहा है कि 75% लोग 30 साल की उम्र से कम हैं। उनका वो 30 साल की उम्र से वो कम है, और उनमें उनको आवश्यकता है शिक्षा की, उनको आवश्यकता है नौकरी की। लेकिन हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स हमारा है क्या? पॉलिटिकल डिस्कोर्स डिविसिव है, बंटवारा करने वाला है। पिछले 5-7 साल में देख रहे हैं हम लोग कि घृणा की राजनीति हो रही है, नफरत की राजनीति हो रही है, ईश्वर को, भगवान को सहारा बनाया जा रहा है सत्ता तक हासिल करने के लिए। ये सब एक है कि एक बहुत बड़ा तबका, 130 करोड़ आबादी का 80% जो जनसंख्या है, युवा है, उसको अगर आप बढ़िया से शिक्षित नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप रोजगार पैदा नहीं कर रहे हैं, तो उसको आप इंगेज कहाँ कर रहे हैं? तो उसको आप धर्म में उलझाओ, उसको इमोशनल बातों में उलझाओ, दिमाग को बिल्कुल डाइवर्ट कर दो। ब्रेन वॉश किया गया पिछले 5-7 सालों में। विभिन्न प्रकार की सेनाओं का गठन आप देखते हैं, रावण सेना, सीता सेना, जानकी सेना, राम सेना, हनुमान सेना। बताइए, इसका कोई तुक है? हम सब लोग धार्मिक लोग हैं, आपके घर में भी पूजा पाठ होता होगा, मैं भी पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ। मिथिलांचल हमारा मिथिलांचल में लगभग 80% सनातनी लोग हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हों, लेकिन मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं। 20% अल्पसंख्यक है। ये क्या ऐसी आवश्यकता है कि आपको इस प्रकार का राजनीति युवा के माध्यम से करना है? तो आप युवा को रोजगार नहीं दे रहे हैं। संकट में तो है, आपके धर्म को संकट में दिखाया जा रहा है, तब तो अब इस प्रकार की जो भावनाएं हैं या इस प्रकार की जो आज स्थिति पैदा हुई है, इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट वही है जी। आप जहां अल्पसंख्यक को भय होना चाहिए था, मुसलमान है अल्पसंख्यक हमारे देश में, उनको भय होना चाहिए था, वहाँ हम भयभीत हैं। ऐसा लोगों में भावनाएं जो है सो पैदा की जा रही है, या ऐसा भावना जो सो फीडबैक आ रहा है। देखिए, ये तो सत्य है ना कि आप जब किसी एक ग्रुप को टारगेट करके कुछ करेंगे और वो निपट जाएगा। अभी क्या है, अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है? पूरे हिंदुस्तान में कमज़ोर है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, साइड हो चुके हैं। वो सत्ता का ऐसा खेल है कि अल्पसंख्यक लोग साइड है, मेन डिस्कोर्स है नहीं। लेकिन आपने जो इतना बड़ा सेना और युवाओं को दिग्भ्रमित करके, गुस्से में उबाल देके कि देखो तुम्हारा धर्म खतरे में है, आपने जो इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है, अब वो करेंगे क्या? वो खाना क्या खाएंगे? वो जिएंगे कैसे? आज से 7 साल पहले 2014 में जो युवा 18 साल का था, पहली बार वोट कर रहा था, वो 2021 में कितने साल का हो चुका है? 25 साल का हो चुका है। नौकरी दी है? इंगेजमेंट तो चाहिए उनको। हमने नौकरी नहीं दी उनको। हमने शिक्षा में कोई सुधार नहीं किया। हमने सरकारी तो छोड़ दीजिए, निजी क्षेत्र में भी हम धंस गए हैं। हमारा जीडीपी नीचे जा रहा है। अब ये जो, और हर साल जो ग्रेजुएट निकल रहे हैं, हर साल इंटर पास हो रहा है लड़का, ये लोग करेगा क्या? तो राजनीतिज्ञों बड़े शातिर हैं। इन्होंने पूरा एक ये गेम स्ट्रक्चर किया है कि एक धार्मिक रायता फैलाओ। इसमें अपने सरकारी गांव के लोग निरीह हैं,
कम पैसे वाले लोगों के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, इनको समझ कम है, इनके पास अच्छी किताबें नहीं है, इनके पास स्कूल नहीं है, इनको बहुत सारी बातें समझ, कोई पढ़ाने वाला बताने वाला नहीं है, तो इनको दिग्भ्रमित करो, बताओ देखो तुम्हारा धर्म खतरे में है, देखो तुम्हारे समाज में तुम ही अल्पसंख्यक बन जाओगे। ये कर करके आपने एक ऐसा ग्रुप तैयार कर लिया राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए, और कर भी लिया। आपको वोट लेना था, आप 2 बार आपने वोट भी ले लिया, सरकार भी बन गई आपकी, पूरे देश में जय हिंदू हो गया। नाउ व्हाट? अब क्या करना है? अब तो वो 22 साल वाला आदमी 30 साल का हो गया है, नौकरी अभी भी उसके पास नहीं है, उसकी बीवी बच्चे हो गए। उसको आपके कहने का मतलब चाहिए रेवेन्यू। बिल्कुल नहीं, रेवेन्यू जो आपको जो भी चाहिए। आपके साथ आप जहाँ उसको पालित किए पाले हैं, तो वहाँ से वो 21 से अब 28-30 में आ गया, तो उसको तो जीवन जीने के लिए तो चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको काम चाहिए। वो क्या काम करेगा? अच्छा, तो जो बड़े हैं, जिनके पास थोड़ी दबंगता है, उन सबको अलग अलग यूनिट का प्रेसिडेंट बना दो। अब जैसे ये सेना लोग का गठन है, कुछ सेना बनाओ, जानकी सेना, राम सेना, ये सब कहीं से रजिस्टर्ड नहीं होता। पहली बार रावण सेना भी आया है। रावण सेना भी आया है। अब ये संस्थाएं कहीं से रजिस्टर्ड नहीं होती। इनका आप कोई भी आदमी कह देगा नहीं भाग, ये तो बकवास बात है, किसी ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लिख लिया। इनका कोई लीगल फुटिंग नहीं है, ये संस्था है ही नहीं। लेकिन इस संस्था को पॉलिटिकल बैकिंग है, किसी ने खड़ा किया, अच्छा ले लो मोटरसाइकिल का पैसा, ले लो शराब का पैसा, ये करके आपने चुनाव में तो काम करवा लिया। आपने सोसाइटी को डिविजिव करके 80% 20% वाला गेम कर लिया। ओबीसी, दलित, हिंदू, आपने सबको लपेट के एक क्लास तैयार किया, हिंदू। अब कोई दूसरा जात पात वाली बात है नहीं, आपने कर लिया, हो गया। अब क्या करेंगे ये? इनको रोटी तो देना है, तो ये सारे गैर कानूनी काम। शराब प्रतिबंधित है, शराब का काम कौन करता है? क्या आपको सच में लगता है शराब प्रतिबंधित है? नहीं है। हर गांव में शराब उपलब्ध है, कौन करता है? सरकार तो कह रहे हैं कि हम पूरी प्रतिबंध लगा दिए हैं। नहीं, एक पत्रकार होने के नाते आप बताइए कि क्या शराब प्रतिबंधित है बिहार में या उपलब्ध है? आप बताइए। आप ऐसा ओपिनियन आप हमसे ले रहे हैं, तो ये तो सरकारी तौर पे जो एक फंडामेंटल है कि बंद है, लेकिन आम तौर पे जो बिक्री हो रहा है, इसके संदर्भ में आप बोल सकते हैं या हम उसके लिए आवाज उठाते रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूं कि आप एक पत्रकार के तौर पर ये तो भरोसे के साथ कह सकते हैं ना कि शराब कानूनी तौर पर बंद है जी, परंतु उपलब्ध है, गांव-गांव में उपलब्ध है। ये कौन करवा रहा है उपलब्ध? अब आप समझिए, ये बहुत लॉजिकल बात है। ये कौन करवा रहा है उपलब्ध? इस धंधे में लोग कौन है? इस पूरे व्यवसाय में, जो कि 10,000 20,000 करोड़ का शराब का बिजनेस था, इसमें लगा हुआ कौन है? तो उसमें यही लोग तो लगे हुए हैं। वही लोग हैं जो एंगेजमेंट अब तक नहीं हो पाया है, या 30 वर्ष से 22-24 वर्ष से 30 वर्ष 35 वर्ष के लोग जो हैं, जिनको एंगेजमेंट चाहिए, आजीविका के लिए अर्थ चाहिए, तो वो लोग एंगेजमेंट हैं। आपने उनको एंगेज कर दिया, कर रहे हैं वो गैर कानूनी काम। शराब तो कानूनी है नहीं, गैर कानूनी काम है। और भी दूसरा ठेकेदारी कर लो, ये कर लो, ये सब दबंगता। देखिए ना, पुलिस प्रशासन के अंदर में वो ऑटोमेटिक हथियार से मारा जाता है। कहाँ से आया इतना हथियार? नहीं समझे? अभी हाल में चुनाव हुआ, 1 साल पहले तो चुनाव हुआ है बिहार में। क्या आपको मालूम नहीं कि आपके पास क्या हथियार है, कैसा है? मेरे कहने का मतलब है कि जो सामान्य व्यक्ति भी जो था, गांव के जो लड़के थे, उन लोगों को पकड़ पकड़ के अपनी राजनीतिक गोल को अचीव करने के लिए गुंडा बना दिया गया है। अब क्या करेंगे वो? कोई नशे में है, कोई किसी अवस्था में हत्या कर रहा है। हत्या से नुकसान किसका है? इसका मतलब जो गवर्नमेंट होना चाहिए, जिस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं हमारे नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री आदरणीय, जो हम सुशासन चला रहे हैं, तो ये सुशासन का भय है जो एक साथ में 6-6 मर्डर या 5-5 मर्डर जो होती है, ये इसको किस रूप में आप देखते हैं कि जो 6-6 मर्डर हो जाने के बावजूद भी वो भय होना चाहिए कि हम ऐसा काम नहीं करें? वो समाज में तो आप लगता है कि धीरे धीरे उठता जा रहा है। देखिए, हम पिछले 5-7 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2005 से 2010 में, तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने सही में कंट्रोल किया था। उनके पास बहुमत भी था, सरकार कंट्रोल में भी थे। ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि जो सरकारी तंत्र है उस पर से नियंत्रण कमजोर हो गया है नीतीश जी का। सेकेंड फेज में, सेकेंड फेज और थर्ड फेज तक, इस फेज में तो अब 40 सीट के ही मुख्यमंत्री हैं वो, तो नियंत्रण है नहीं। दूसरी बात, पुलिस का खौफ तो तब होगा ना जब पुलिस अपराधियों के पीछे होगी। पुलिस किसके पीछे रहती है? पुलिस रहती है छोटे छोटे जो शराब के विक्रेता हैं उसके पीछे। बड़े शराब के विक्रेता के 1-2 मामले आप देखेंगे। शराब जब जिले से होकर गांव तक, अनुमंडल तक पहुंच जाता है, तो उसको बांटने जो कोई 50 बोतल, कोई 100 बोतल, जो कोई खरीद के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, उसको पकड़ के उससे पैसा।
पूरा प्रमोशन का जो सिस्टम है वो शराब के बिजनेस पर, पूरा प्रशासन ही शराब 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 हो गया है। पिछले 5-7 साल में 90% देश में शराब लीगल है, अपने अपने प्रदेश में इलीगल है। पूरा जो सिस्टम है उसमें देख रहे हैं कि प्रशासनिक डर, फियर वो है नहीं। मतलब लोगों को लगता है कि दे कैन डू एनीथिंग एंड गेट अवे विथ इट। आप हम कुछ भी कर लेंगे और क्या करेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने वही कहा, सत्ता किसके पास है? पुलिस। हमारे देश में जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन चुने हुए सरकार के अंदर में काम करती है। चुना हुआ सरकार किसका है? उन्हीं लोगों का है जिन्होंने ये सेना खड़ा किया है। सर एक बात और जानकारी लेना था। इतना बड़ा घटना, इतना बड़ा नृशंस घटना हम कह सकते हैं कि 5 मर्डर हो जाना बहुत बड़ी घटना का एक प्रकार का संकेत है, लेकिन वो चीज़ इस बार देखने को नहीं मिला। चाहे बजरंग दल हो, RSS हो, तमाम वो संगठन जो ऐसी घटनाओं को हाथों हाथ लेता है, इस मुद्दा को क्यों नहीं लिया है? नहीं, इस मुद्दा को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये बैकफायर वाला केस है। ये है मतलब ये उल्टा बैकफायर, ये पहला केस है और अगले 2-3 साल में मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, जबकि इन्हीं सेना वेना के जो लोग हैं आपसी है। अब वही बात है ना कि आप जिसको टारगेट कर रहे थे वो तो सेट हो गया, वो सेट हो गया है, वो तो शांत हो गया है, वो तो कुछ कर नहीं रहा, मंदिर बन गया, आप जो करना चाहते हैं आपको 2-2 बार सत्ता मिल गया। अब आप क्या करेंगे? अब इनको रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट घट रहा है, एजुकेशन स्टैंडर्ड घट रहा है, इनके पास काम नहीं, सरकारी आप वैकेंसी नहीं निकालते, प्राइवेट में आपका अर्थव्यवस्था कमजोर हो रहा है, तो ये करेंगे क्या? तो अब जो इन्होंने टारगेट किया था एक वर्ग विशेष को, वही एक मॉन्स्टर होता है, जिन्न होता है ना, मुझे काम दो काम दो, तो अब वो सटा गया, तो अब आपस में करेंगे। ये पहला है, ये शुरुआत है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि ये पैदा किया हुआ और पोषित किया हुआ राजनीतिक व्यवस्था का किया हुआ है। जो डिस्पेंसेशन पॉलिटिकल सिस्टम हमारे देश में अभी राज कर रहा है, प्रदेश में राज कर रहा है, उनका ये पॉलिटिकल सिस्टम था कि हम अलग अलग विंग बनाए, रिलीजियस विंग, और ये रिलीजियस विंग जो है वो मतलब पोलराइज करेंगे वोट, नहीं समझे, रैली करेंगे, जय श्री राम का नारा लगाएंगे, और इनसे एक माहौल बनेगा। भले ही आप परफॉर्म ना कर रहे हो, भले ही आपका स्कूल में काम ना हो रहा हो, भले ही आर्थिक अर्थव्यवस्था ना हो रहा हो, चुनाव के समय में हिंदू धर्म कर लो और ऐसे करके ले लो। तो ये व्यवस्था तो कर लिया, नाउ 2 इलेक्शन बीत गए, अब क्या? अब तो 30 साल वाला 32-34 का हो गया, जो 30 का था वो 37 का हो गया, जो 20 का था वो 27 का हो गया। वो तब भी बेरोजगार था, तब उसको बहुत उम्मीद थी अच्छे दिन आने वाले हैं। अब वो है कि अच्छे दिन कब आएंगे, छोड़ो यार, अच्छे दिन खुद बना लेते हैं। कैसे बना लेंगे? ये अच्छे दिन का प्रभाव है, ये अच्छे दिन का प्रभाव है, ये हम और आप झेल रहे हैं। मिथिलांचल जैसा शांत क्षेत्र, हम और आप में कई बार बहस, आप क्यों शांत कह रहे हैं? शांत जो क्षेत्र माना जाता था, अब वो भी मगध की तरह हिंसा कर रहा है, भोजपुर की तरह हिंसा कर रहा है। बिहार में हिंसा हम लोग हमेशा मगध और भोजपुर का जानते हैं, जहाँ पे एक को मार देना, रणवीर सेना, ये सेना, माओवादी। हमारे मिथिलांचल में ये बीमारी से दूर रहा। हम लोग बहुत फर्चिया लेंगे तो जेन कॉलेज में फर्चिया लेंगे, पटका पटकी कर लेंगे, गाला गलबोज कर लेंगे, नहीं समझे, बहस कर लेंगे, तर्क कर लेंगे, लेकिन ये एक दूसरे को गोली मार देंगे। ये कहीं कहीं होता था, कभी होता था। अब ऐसा लग रहा है कि हर प्रखंड में खत्म। ऐसा लग रहा है कि अब प्रोफेशनल हो गया है, इस गोली मार देने प्रोफेशनल हो गया है। आपके पड़ोस का लड़का जो 5 साल पहले ठीक था, अब पता नहीं वो क्या बन गया है, क्योंकि पिछले 5 साल से वो एक विचारधारा को फॉलो कर रहा है। 5 साल से उसको नौकरी नहीं मिली है, 5 साल से उसके पास कोई काम नहीं है। वो क्या करेगा बताइए ना, वो करेगा क्या? परिवार है, माँ बाप है, बाप भी हाथ धो लेगा, भैया अब तो तुम कुछ करो। तो प्राइवेट कोरोना आ गया, प्राइवेट सेक्टर में बाहर वाले भी लोग यहाँ पे अपने घर में वापस आ रहे हैं। व्हाट विल ही डू, ये क्वेश्चन है। तो अब तो मेरे पास जो संसाधन उपलब्ध है वही करूंगा। तो मेरे पास क्या संसाधन उपलब्ध है? मेरे पास दबंगई है, मैं रावण हूँ, मैं हनुमान हूँ, मैं फलाना हूँ, नहीं समझे। और उसको अगर मैं दोहन करना शुरू करता हूँ तो हो सकता है कि नेक्स्ट लेवल हो। एक तो दबंगई की हत्या होती है कि अच्छा तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, तुमने मेरा सामान कैसे ले दिया, मैं बताइए। कोई अगर छोटी मोटी बहस भी हुई हो तो उसका परिणाम ये कि 6 गोली एक आदमी के पेट में मार देना। ये किस स्तर की, जिसको कहते हैं ना इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, ये किस स्तर का हो गया है। और हम मैथिल लोग हो रहे हैं, हमारे लिए चिंताजनक ये बात है। दुनिया के हम नहीं चिंता करते, मगध में होता है, हमेशा होता है, इतिहास है उनका वैसा, हमारा नहीं है। हमारा राजा जनक योद्धा के रूप में नहीं जाने जाते हैं। राजा सलहेश हमारे योद्धा के रूप में नहीं जाने, विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, नहीं समझे। विद्वत्ता को आप योद्धा बना रहे हैं, भुगतना पूरे क्षेत्र के लोग को पड़ेगा। मेरी चिंता वही है। जैसा कि इस घटना के परिप्रेक्ष्य में एक बात देखने को मिला, या सोशल मीडिया में तमाम जगह इस बात की चर्चा होती रही है
कि जो इस प्रकार के घटना किए हैं उसकी कोई जाति नहीं होती है, लेकिन क्या उसकी धर्म होती है? नहीं, देखिए, अपराध अगर आप देखेंगे तो अपराध का नहीं जात होता है ना धर्म होता है। क्रिमिनल तो क्रिमिनल है। अब लेकिन आप ये तो सॉफ्टवेयर में कह दिए, लेकिन यही इसी में यदि इसी एंगल में, इसी केस में यदि धर्म विशेष का कोई थोड़ा सा भी एंगल रहता तो फिर इसको क्या तो मामला कुछ और होता। तो फिर कहते हैं धर्म नहीं होता है। देखिए, अपने देश में तो ये चल ही रहा है और अभी से नहीं चल रहा है, इनफैक्ट बहुत दिनों से चला। आज़ादी के पहले से ही ये विभाजन के नाम पर धार्मिक विभाजन करने का पूरा प्रयास तो हुआ ही, लेकिन फिर भी हम 70 साल से इंटैक्ट डेमोक्रेसी हैं। मेरे ख्याल से तो जिस प्रकार से हम वॉच किए हैं कि ये जो हुआ है, ये आपसी जो उनका जो तैयार किया विंग है, उन आपसी विंग के कारण ये मामला शांत है अब तक। देखिए, प्रत्यक्षदर्शी तो हम नहीं हैं और प्रत्यक्षदर्शी शायद आप भी नहीं हैं, कोई भी नहीं है। वहाँ जो 10 लोग होंगे उस समय में, उस पर्टिकुलर मोमेंट में क्या बात हुई होगी, मैं कहता हूँ कि कुछ भी बात हुई होगी, नथिंग कैन जस्टिफाई किलिंग ऑफ समवन। नहीं, जैसा कि माने बहुत सारे ऐसे इवेंट आए जिसको कि इस कांड को सामाजिक स्तर पर ले जाने का काम किया, जातीय उन्माद के रूप में उसको ले जाने का भी प्रयास होने का हुआ, लेकिन ये नहीं हो पाया। बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो पाया। तो इसको आप किस रूप में लेते हैं या ये कैसे हुआ? इसको मैं इस रूप में लेता हूँ कि भले ही थोड़ा कमज़ोर हो गया है, लेकिन हमारा जो मिथिला है और हमारे मिथिलांचल की जो संस्कृति है उसमें लोग संवेदनशील और समझदार हैं, नहीं बटे। यानी कि अगर कोई एक जाति विशेष का हत्यारा है तो उसकी जाति के लोग भी हत्यारे के साथ नहीं हुए। लेकिन एक यहाँ पे थोड़ा सा इसमें यदि हत्यारा, यदि मान लीजिए बैकग्राउंड उसका यदि ओबीसी रहता या दलित रहता तो फिर क्या होता? हत्यारा के रूप में यदि वो दोनों रहता तो नहीं, मेरा मानना है कि क्योंकि इस हत्या का प्रकार ऐसा निशंस है। सुनिए, 5 विधवा महिला को जब आप आंख के सामने देखते हैं और ये वो सारी घटनाएं उसके पीछे छुप गया, 8 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे को देखेंगे तो मुझे डर लगता है उन बच्चों के आंख में देखने पर। मुझे लगता है कि क्या ये आने वाले भविष्य का बहुत बड़ा क्रिमिनल है चारों पांचों? उस बच्चे के अंतर्मन में क्या चल रहा होगा? बदला चल रहा होगा। बदला क्या चल रहा होगा? रिवेंज चलेगा। मैं वही बोल रहा हूं। तो आप सोचिए कि वो जो 5 बच्चे हैं, 4-5 जो महिलाएं हैं, उसको देखिए तो फिर आपका कौन जात है, कौन धर्म है, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इंसानियत मरती है सर। सड़क पे अगर कोई नहीं सर, ये तो आप बोल रहे हैं ना, लेकिन कुछ विशेष जो संगठन के लोग हैं वो तो इस मुद्दा को जो झुक देता ना आगे में। राजनीतिक लोग जो मैंने वही बोला, ये सेना वो सेना, ये लोग जो पॉलिटिकल कीड़ा हैं वो तो इसको जस्टिफाई करेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि पॉलिटिकल कीड़ा का परसेंटेज कितना है? अगर 70 लाख आबादी है मधुबनी की तो इसमें राजनीति करने वाले 1 लाख 1.5 लाख लोग होंगे। 69 लाख नहीं है, 69 लाख आम जनता है जिसको राजनीति से मतलब नहीं है, इन संगठन से मतलब नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि इस 69 लाख लोगों के मन में क्या है। तो जब मैं बात करता हूं, मैं महिलाओं से भी बात करता हूं। मेरी बहुत सारी महिलाओं से बात हुई है, बहुत सारे बच्चों से बात हुई है जो उस एज ग्रुप का 10, 12, 14 है। किसी भी कास्ट या रिलीजन का आदमी हत्यारे के साथ नहीं हो सकता। और यह देख के खुशी होगा कि हमारी जो संवेदनशीलता है उसमें हम रिलीजियस या क्या आप कहें कि जाति के लाइन पर डिवाइड नहीं हुए। भले ही वो अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक है। राजपूत समाज का मधुबनी में तो बहुत आबादी नहीं है, अल्पसंख्यक का पॉपुलेशन में हो सकता है, लेकिन जो मानसिक रूप से जो होता है या क्या कहते हैं शारीरिक रूप से होता है या आर्थिक रूप से वो सक्षम तो है, लेकिन उसी स्थान पे ये मैंने आपको 2 उदाहरण दिए कि ये जब यू रहता तो क्या होता। देखिए, ऐसे लोग मिलेंगे जो कि इसको जाति का रंग देने का प्रयास करें। ऐसा हुआ ना, इसमें भी हुआ है, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। नहीं, देखिए ना, ये हर जगह होगा। अमेरिका के कैपिटल हिल में हुआ तो उसको भी जस्टिफाई करने वाले लोग मिल जाएंगे। कोई भी बुरा बात होगा तो उसके समर्थन में हो, परसेंटेज भले ही कम हो, लेकिन कुछ लोग उसके समर्थन में और कुछ लोग विरोध में होंगे। हमको ये देखना है कि हमारा बृहद समाज किस ओर गया है। हमारा बृहद समाज पूरे 100% जो पीड़ित हैं उनके साथ खड़ा रहा है। हर जात के, हर वर्ग के लोग वहाँ गए हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं और सब ने कहा है कि ये जो खून है, जो खूनी है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो सत्ता वर्ग के लोग जो इसके समर्थन में है, जिन्होंने तो अमूमन ऐसा तो मिथिलांचल में देखने को मिला है, चाहे घटना पंडोल में भी घटा है तो उसको रंग देने का प्रयास किया गया, लेकिन उतना घटना वो रूप में नहीं लिया, लेकिन सामान्य रूप से जिसके पास पीड़ित था उसी के साथ में पूरा समाज जो है सो लिखा। देखिए सुंदर जी, मैं मधुबनी से आता हूँ, मिथिलांचल से आता हूँ। मैं अगर थोड़ी बहुत राजनीति भी करता हूँ तो मेरे राजनीति का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? पहला मधुबनी है, दूसरा मिथिला है, उसके बाद बिहार तक पहुँचेगा।
मेरी प्रथम चिंता यही है कि मधुबनी कैसे रिएक्ट करता है, और मधुबनी ने जवाब दे दिया है लाउड एंड क्लियर कि आप गुंडागर्दी करो, वी आर नॉट इन योर सपोर्ट, आपको हम बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। मिथिलांचल ने जवाब दे दिया है। हो सकता है कि यही घटना अगर मगध में हुई होती, नहीं तो इसका रूप तो दूसरा होता, रूप स्वरूप से सारा चीज उसका चेंज किया हो गया होता है। लेकिन मिथिला का जो अपना यहाँ तो बुला के लोगों को यहाँ बुलाया गया है, लगता है कि मेहमानी बहुत जम के भी हुआ है बिल्कुल इस घटना में। और वो जो पीड़ित है उनको, उनकी मनोदशा सोचिए ना कि घर से सब सारे लड़के चले गए, मर गए, एक जेल में है, और तब से सैकड़ों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं उनके घर पे, वो कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि एक समाज के तौर पर हमारी चिंता जो मिथिलांचल और मधुबनी होना चाहिए, उसमें हम लोग खुश हैं कि अब पुलिस प्रशासन तो हम सब जान रहे हैं, क्योंकि ये सत्ताधारी लोगों के ही विद इन ग्रुप का बात है, नहीं समझे। ये तो सभी लोग, उन लोगों को सोचना चाहिए जो खुल के समर्थन करते थे इन सब सेनाओं का, कि भैया आज उसका है, कल तुम्हारी बारी है। क्यों? क्योंकि अंधे होके तुम धार्मिक वैमनस्यता को आधार बना करके अगर पॉलिटिक्स करोगे, जिसमें शिक्षा नहीं होगा, जिसमें स्वास्थ्य नहीं होगा, जिसमें रोजगार नहीं होगा, जिसमें बराबरी नहीं होगी, समानता नहीं होगी, स्त्री पुरुष समानता नहीं होगी, सब वर्ग की समानता नहीं होगी, तो तुम्हारा रिजल्ट ऐसा ही होगा कि आपस में लोग एक दूसरे को 10-20 गोली मार देंगे, कोई पता चलेगा कोई किसी का मूरी काट दिया, नहीं समझे। वी नीड टू लुक एट कि एज अ सोसाइटी हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और ये जो घटना हुआ है, मुझे लगता है कि हमारे मधुबनी के लिए और मिथिला के लिए बहुत बड़ा सबक है। मगर इससे तो लेसन लिया जा सकता है, जिस प्रकार की घटना घटी है, और वो युवा जो इसको प्रोटेस्ट कर रहा था या इसके नशे में धुत है, उनके लिए एक प्रकार से ये जो है सो लेसन मिलेगा उसको। देखिए, मैं मधुबनी में युवाओं के साथ काम करता हूँ, और इस बीच में मेरी बहुत सारी दक्षिणपंथी, जो कट्टर दक्षिणपंथी युवा हैं, हर वर्ग के, सवर्ण के, हर एक जात, हर एक जगह पे ये उपलब्ध हो जाएंगे, हर जात में, हर वर्ग में है, एकदम बिल्कुल जय श्री राम कर लेता है, वो सोचता नहीं है, दिमाग नहीं लगाता है। जय श्री राम का मतलब क्या? सीता को तो भूल ही गया। मिथिला यही तो है। अब वो ड्रग्स भी नहीं रहा जो इससे ज़्यादा उसमें नशा आ सके। नहीं, इससे ज़्यादा नशेला कोई नहीं है। इससे ये सबसे खतरनाक नशा है। धर्म से ज़्यादा बड़ा कोई नशा नहीं है। और इसका पिछले 100 साल का इतिहास आप देख लीजिए, दुनिया में जितना बड़ा हत्याकांड हुआ उसमें धर्म का सबसे बड़ा हाथ रहा है। तो धार्मिक रूप से लड़ाई तो ये हमारे समाज की सच्चाई है। परंतु मैं एक अच्छी बात ये बोल रहा था कि पिछले 8-10 दिनों में मेरी बहुत सारी युवाओं से बात हो रही है, सोशल मीडिया पे भी, चैट पे भी। मैं बोल भी रहा हूँ, मैं प्रतिदिन 2-4 दिन के बाद आपका ओपिनियन आता है, मैं वीडियो लगातार कर रहा हूँ इस विषय पे, और बहुत सारे लोगों का फीडबैक मिल रहा है। और जो दक्षिणपंथी युवा थे, जो समर्थन में चले गए, सहम गया इस बार नहीं, वो सब कह रहे भैया मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। मैं कह रहा हूँ आप धार्मिक बनो ना, आप खूब पूजा करो, आप खूब घटाटोप करो, आप कैलाश पर्वत पे चले जाओ, आप पूरी दुनिया में हिंदुत्व को फैला दो, हिंदुइज्म को फैला दो, परंतु आप हिंसक मत बनो, आप नफरत की बात मत करो, आप घृणा मत करो, एक दूसरे से घृणा मत करो। ये घृणा जो है, ये वायलेंस का पहला स्टेप है। हम आपसे घृणा करें तभी ना हम आपको, दूसरा स्टेप होगा कि हम आपको मारने की बात सोचेंगे। सो ये जो हेट है, द बिजनेस ऑफ हेट, ये इसका जड़ है। हेट होते 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 उबाल मार के अब होता है कि भाई सैया भाई कोतवाल, ऊपर भी मेरा, दिल्ली भी मेरा, पटना भी मेरा, 40 वो है नीतीश बाबू का, अब तो कमांड रहा नहीं। लेकिन जिसके बल पे ये घटना हुई है, शायद लगता है वो भी सपोर्ट में नहीं आएंगे खुल के। नहीं, वो तो आ ही नहीं सकते, और उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब वो लोग शर्मिंदा हैं, वो लोग अलग अलग डाल पात पकड़ रहे हैं, उनको अब एहसास हो गया, वो खुद मरेंगे, ये बात जान लीजिए। वो एक हमारे मैथिली में है ना, सॉरी, अपने महादेव का एक कथा है कि एक था भस्मासुर को महादेव ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। महादेव बोला हम पहले आप ही पर टेस्ट करते हैं। ये सारे सेना वाले जो हैं, ये भस्मासुर हैं, ये इन्हीं को टेस्ट करेंगे, और इन्हीं को सबसे ज़्यादा खतरा होगा जिन्होंने इनको बनाया है। यकीन मानिए, आपस में सबसे ज़्यादा लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि एक जगह 3 सेना है, उस तीनों सेना में वर्चस्वता की लड़ाई होगी। तो अभी ये आगे बढ़ेगा। हमारी चिंता और हमारी समझ सिर्फ एक है कि युवा दिग्भ्रमित न हो। मैंने कहा कि 80% आबादी जो है वो यूथ की है। ये अगर अच्छा करेंगे, आर्थिक रूप से अच्छा करेंगे, बढ़िया नौकरी में जाएंगे, बढ़िया बिजनेस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम एक खुशहाल मिथिलांचल 10 साल बाद परिकल्पना कर सकते हैं कि मिथिला जो है अब अच्छा हो रहा है, हर वर्ग के लोग बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, हर वर्ग के लोग पैसा कमा रहे हैं, अब हमारा क्षेत्र जो है वो ग्रोथ की ओर आगे बढ़ेगा। लेकिन लक्षण ही नहीं लग रहा है, तो ये जो लक्षण हमारा खराब किया है, हमारी जो जड़ें खोदी हैं, आपस में लड़वा के, एजुकेशन ख़त्म करके, धार्मिक वैमनस्यता करवा के, इसका पहला नतीजा कौन भुगतेगा?
गड्ढा खोदने वाला। गड्ढा खोदने वाले खुद भुगतेंगे, यही मेरा कहना है। दुखद घटना है, मिथिलांचल ने, मधुबनी ने सॉलिड रिस्पांस दिया है कि ऐसे होने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत सारी जानकारी इस घटना के माध्यम से रणधीर झा जी हमें दिए हैं। और इस घटना के परिदृश्य में जो सबसे बड़ा फीडबैक इनके माध्यम से आया कि सोसाइटी डिवाइड नहीं हुआ है, यह हमारे मिथिलांचल के लिए और हमारे बिहार के लिए, हमारे देश के लिए एक सबक हो सकता है, एक उदाहरण हो सकता है कि इतना बड़ा घटना हो जाने के बावजूद भी इस पर कोई न जातीय न ही धार्मिक रूप से कोई उन्माद हुआ और न इसको प्रोत्साहित किया। तो निश्चित रूप से समाज संगठन आने वाले भविष्य का निर्माता है और इसी प्रकार का निर्माण हो और आने वाले जो समय है युवाओं को कम से कम इस दिशा में जाने से रोकना चाहिए। हम तमाम जगह प्रयास करेंगे, आप लोग भी प्रयास कीजिए। रणधीर झा जिस प्रकार बोले हैं कि अपने सोसाइटी में इस प्रकार का डेवलप करें कि बच्चे जो है सो कम से कम इस तरह के जो शिक्षा ले रहे हैं या इस तरह के जो उन्मादित लोग पैदा हो रहे हैं, ऐसे बच्चों को बनने से कम रोकिए। तो अंतिम फीडबैक आप बता दीजिए और इसके बाद हम लोग समाप्त करें इस डिबेट को। धार्मिक बनिए, धर्म अच्छी बात है। धर्म आपको, आपके आध्यात्म जो है वो आपको और बड़ा बनाता है, आपको खुद की यात्रा में सफल करता है। ईश्वर आपको कमज़ोर नहीं बनाता, ईश्वर आपको क्रूर नहीं बना सकता है। भगवान देवता मुझे अमानवीय नहीं बना सकते हैं। तो अगर आपका धर्म, फिर बना कौन रहा है, फिर क्वेश्चन पर लंबा हो जाएगा। तो नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपका धर्म आपको अमानवीयता की तरफ ले जा रहा है तो यकीन मानिए आप धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप किसी बड़े साजिश के शिकार हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखे हैं और यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पेज पर आप देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।